जो शेयर कर रहे हैं उसके बारे में। अभी आप लोग के मतलब सामने हम बात रखना चाहते हैं, और आप लोग के माध्यम से हम प्रशासन और सरकार तक माने जाए गरीबों की आवाज़, इसके उद्देश्य से आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हम इन गरीबों की सवाल उठाना चाहते हैं। एक है बगल में इब्राहिमपुर, तो पंचायत ही है। इब्राहिमपुर में आपको गरीब बसे हुए हैं सैकड़ों साल से, और वो ज़मीन है बिहार सरकार का, और बिहार सरकार का ज़मीन है जिस पर माने वर्षों से लोग बसे हुए हैं। कुछ लोगों की आपत्ति है कि इन लोग अब हटें, हमारे ख़ानदान का ज़मीन है, समझ गए, जबकि बाज़ाब्ता पर्चा मिला हुआ है सरकार के द्वारा, ये पर्चा है उन लोग के पास। वहाँ से इब्राहिमपुर से लोग भी हैं। तो हम माने आपके माध्यम से हम प्रशासन को, सरकार को भी कहना चाहेंगे कि गरीबों को उजाड़ने की कोशिश न की जाए। वो आप ही के द्वारा दिया गया पर्चा है, और उस पर इन लोग बरसों बरस से 2, 3, 4 पीढ़ी बिता दिए, तो इनको उजाड़ा न जाए। और नहीं तो आने वाले दिन में भाकपा माले जो है इन तमाम सवालों को लेकर के शासन प्रशासन को घेरेंगे। फिर एक है आपको नरसिंहा गांव है बगल में ही, तो नरसिंहा में भी यही सवाल है। भूदान से दिया हुआ ज़मीन था, और उस पर जब भूदान में ज़मींदारों से लिया गया ज़मीन, तो उस पर गरीबों को बसाया गया, और उसी क्रम में इन लोग को भी पर्चा मिला हुआ है बाज़ाब्ता। अब इन लोग का भी 2, 3, 4 पीढ़ी गुजर गया, और अब जो है कुछ लोग जो है उनका नाम है, जो लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे ख़ानदान का है, वो रंजीत सिंह है, राजेश सिंह है। इनका कहना है कि हमारे ख़ानदान का ज़मीन था, इसलिए आप यहाँ से अब हटिए, और बाज़ाब्ता कोर्ट से कई तरह का नोटिस वोटिस भेजवा रहे हैं, समझ कि नहीं। और ये व्याकुलता में लोग खन यहाँ दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हमारे पास भी आए थे लोग, तो हम लोगों ने कहा कि आपके सवाल को हम अपने सरकार तक, हम प्रशासन तक ले जाएंगे। और इसी प्रकार का कुंडा में भी है, सेम समस्या कुंडा में भी है। वहाँ आपको देव के सीओ भी जांच किए, धरना प्रदर्शन हुआ था आपको देव में, कई बार मांग हम लोगों ने किया। इतना निहायत गरीब परिवार लोग हैं कुंडा में कि मतलब एक घर में बाले बचे रह रहे हैं, ऐसा स्थिति है। शहर के बगल में है, हम लोग खुद गए हैं वहाँ। इस बात को जब हम लोगों ने रखा सीओ साहब से, तो वो कहे कि आज की तारीख में भी इस तरह की स्थिति है। बिल्कुल है, आप चलिए जांच करें। जांच करने आए, उन्होंने देखा, स्वीकार भी किया कि हाँ दिक्कत है, और वहाँ बाज़ाब्ता सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, पर्चा भी मिला हुआ है गरीबों को इस तरह से, लेकिन उनका कब्जा नहीं है। तो हम लोग आपके माध्यम से हम प्रशासन से, सरकार से मांग करेंगे कि उन गरीबों को पर्चा जो मिला हुआ है उनको कब्जा दिलाई जाए, और जिसके चलते पर्चा तो है, ज़मीन भी है, और उस ज़मीन पर अगर गरीब जा रहे हैं अपना मकान उठाने के लिए, तो उनका जो है उठाने नहीं दिया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के इब्राहिमपुर एकड़ ज़मीन है, 66 एकड़ ज़मीन है, 36 एकड़ का पर्चा मिला हुआ। इब्राहिमपुर में क्या है? इब्राहिमपुर में 66 एकड़ ज़मीन है, और 36 व्यक्तियों का 1-1 एकड़ पर्चा मिला हुआ है। कितने साल का? वो 93 में मिला है, 1993 में, और उस समय से रसीद भी कट रहा है। 21 तक रसीद कटा है लोगों ने। और अब जो है जो विरोध करने वाले हैं, उनका वो नाम है सचदा सिंह, नेपाली सिंह, अक्षय सिंह, इनके द्वारा किसी तरह से करके इनको अब रोक लगाया गया है रसीद का, समझ गए। तो तमाम तरह के नोटिस वगैरह भेजे जा रहे हैं। हम मैंने वो, हालांकि वो केस उस किए हैं, तो प्रशासन को भी मुर्दा ले किए। नरसिंहा में कितना?
नरसिंहा में है करीब, तो वहाँ 92, नरसिंहा में है करीब 51 लोग। जमीन कितनी? नरसिंहा में ज़मीन है लगभग 36 एकड़। कुंडा कुंडा में? कुंडा में ज़मीन का तो मैंने लगता है क्लियर कट हम नहीं बता सकते हैं। कितने लोग? लेकिन काफ़ी संख्या वहाँ तो करीब लोगों को करीब 75 लोगों को मिला हुआ है पर्चा, समझ गए। और इन लोगों को रहने का दिक्कत। तो ये कुछ स्थानीय मामले हैं। इस पर आने वाले दिन में हम लोग जिला कमेटी की अगली बैठक होनी है। इस बैठक में हम लोग तय करेंगे। आने वाले दिन में हम प्रशासन को भाकपा माले जो है घेरेगी और सरकार तक बात पहुंचाएगी। तो यही कुछ स्थानीय सवाल था। इसके बाद हमारे केंद्रीय कमेटी के नेता विधायक साथी राजा राम जी आपको बाकी चीज़ों को। तो औरंगाबाद में गरीबों के सवाल हैं जिनको हमारे जिला सचिव ने उठाया। तो सरकार से हमारी भी मांग होगी, पूरे बिहार भर में ये सवाल है। हमने कहा भी कि वास आवास कानून नया सरकार बनाए और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को उजाड़ना बंद करे। जिस पर वो बरसों से रहते आए हैं उन पर उनका पुख्ता जो है कागज़ पत्तर दे करके वो ज़मीन उनके नाम पर की जाए। इसलिए इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। और जो हमने कहा आपसे कि ये जो शिक्षण शिविर 2 दिन से चल रहा है, तो पार्टी महाधिवेशन फरवरी में हुआ था, जिसमें एक तरफ तो हमने देश की दुनिया की परिस्थिति का मूल्यांकन किया और उस पर 6 दस्तावेज हमने पारित किए। उन 6 दस्तावेजों को गहराई से समझने के लिए पूरे बिहार भर में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के क्लास चल रहे हैं, शिक्षण शिविर चल रहा है। अभी तक हमने अम्बा में जो क्लास था उसमें राष्ट्रीय परिस्थिति पर चर्चा की थी और सांगठनिक स्थिति पर, जिसमें खास तौर से राष्ट्रीय परिस्थिति में जो एक तानाशाही, एक फासिज्म के जो प्रवृत्तियां उभर रही हैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, इसका हमने विश्लेषण किया कि भारत में फासिज्म आ रहा है। आरएसएस और बीजेपी जर्मनी में हिटलर से दर्शन लेकर के उन्होंने शुरू किया और उसी के नकल पर यहाँ भी, जैसे हिटलर ने यहूदियों को टारगेट करके एक नफरत अभियान चलाया था और पूरा यूरोप बाद में फांसीवाद से तबाह हुआ। 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल करके मार दिया गया था। भारत में भी हम देख रहे हैं कि उसी तरह से आरएसएस और भाजपा उसी नकल पर इस देश में अल्पसंख्यकों को, खास तौर से मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट करके एक नफरत अभियान चला रहे हैं। अभी हरियाणा में जो घटना घटी, इसकी बड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। मणिपुर में जिस प्रकार से महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उसको उदाहरण के बतौर हम देख सकते हैं, उसकी बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो ये फासिज्म का डेवलपमेंट, जिसमें लोकतंत्र की संस्थाओं को नकार करके, संविधान को नकार करके इस देश में एक तानाशाही थोपने की जो कोशिश की जा रही है, उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। हमने अभी जो औरंगाबाद के क्लास में जो हमने चर्चा की, वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर कि दुनिया भर में, खास तौर से बड़े पूंजीवादी देशों में, यूरोप में, लैटिन अफ्रीका में, कई जगह पर मतलब पूंजीवादी सरकारें एकाधिकारवाद की तरफ, क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही हैं और वहाँ पर भी एक फासीवादी ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जो पूंजीवाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में, एक समय वो लिबर्टी की, भाईचारा की बात करता था, समानता की बात करता था, आज़ादी की बात करता था, आज वो एकाधिकारवाद के दौर में डेमोक्रेसी को निगेट कर रहा है, वो फासिज्म की तरफ बढ़ रहा है और उससे भारत के फासिज्म को भी मदद मिल रही है। हम इसके विरोध में हैं, देश दुनिया की जनता लड़ रही है और हमारे संघर्ष में। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में खास तौर से जो हमने नोट किया वह है कोरोना काल में जो एक वैश्विक महामारी थी, तो दुनिया भर में हमने देखा कि खास तौर से पूंजीवादी देश जनता की सुविधाओं को उपलब्ध कराने में, स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरह से फेल साबित हुए और दुनिया में इस महामारी का मुकाबला करने में वे लगभग भाग खड़ा हुए। क्यूबा जैसे देशों ने
जो समाजवादी देश थे उन लोगों ने एक बड़ा मोर्चा संभाला था। भारत की सरकार ने भी इस पर कोई सबक नहीं लिया। लाखों लोग हजारों किलोमीटर चलने को विवश कर दिए गए। कोरोना में अस्पताल हाथ खड़े करके खड़े हो गए और काफ़ी जन धन की क्षति हुई, देश की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हुई, इनसे लेकिन लेसन नहीं लिया गया। इसी दौर में हमने देखा कि 700 बिलियन डॉलर संपत्ति पहले थी अमीरों की, वो कोरोना काल में 1500 बिलियन डॉलर हो गई, दुगना हो गई। और दूसरी तरफ भूख से मरने वालों की, गरीबी से, बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़ गई, पूरे दुनिया के स्तर पर भी, भारत में भी। तो हमने ये देखा कि जो दुनिया के और इस देश के अमीर हैं उनको बीमारियों से, गरीबों की तंगहाली से कोई मतलब नहीं, उनको अपने मुनाफा से मतलब। और उसको हम तब समझते हैं जब इस देश की सरकार भी ये कहती है कि संकट को अवसर में बदलो, आपदा को अवसर में बदलो। तो हमने देखा कि इस देश में भी मोदी सरकार ने उस आपदा के दौर में किस तरह से मुनाफाखोरों को लाभ पहुंचाने में, हिंदुस्तान में खेती को कॉरपोरेट के हाथ में बेच देने में 3 कृषि कानून लाए और दूसरी तरफ श्रम कानूनों में बदलाव करके मजदूरों के अधिकारों पर हमला किया गया। तो ये बातें भी हमने नोट की। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज जिस पर CPI-ML कांग्रेस ने चर्चा की थी वो था जलवायु परिवर्तन। पूरे देश में, दुनिया में जो पर्यावरण का संकट है, जलवायु का संकट है, उस पर भी हमने इस शिक्षण शिविर में चर्चा की। और वो भी 2-3 रूपों में हम देख रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दुनिया में पेड़ काटे जा रहे हैं। भारत में करीब 2 लाख पेड़ काट दिए गए हैं इस बीच में। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के एरिया के बराबर जंगल काट दिए गए हैं और इससे एक बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा हो रहा है। धरती का तापमान बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि आज पाकिस्तान में जिस प्रकार की बाढ़ आई, जिस तरह से यूरोप के, चीन में तापमान बढ़े पिछली गर्मियों में 44 डिग्री, 46 डिग्री, 52 डिग्री, तो उससे पूरी मानव सभ्यता पर एक संकट हम साफ तौर से जलवायु परिवर्तन से देख रहे हैं। हम साफ तौर से इसका असर जो मौसम में प्रतिकूलताएं हो रही उनसे देख रहे हैं। और ये खास तौर से जो जंगलों में उसके मूल निवासी हैं उनको बेदखल करके और कंपनियों को जो जंगल ज़मीन सौंपा जा रहा है, वो जो लालच पैदा हो रही है, इसकी वजह हो रहा है। तो इसकी वजह से ये तबाही और ज़्यादा हो रही है। हिमालय जो कि पर्यावरण को संतुलित करने का एक पावर हाउस था, वहाँ पर भी जंगलों की जिस बड़े पैमाने पर कटाई हुई है, जिस प्रकार से विभिन्न तरह की परियोजनाएं, निजी परियोजनाओं के तहत कॉरपोरेट को ज़मीनें दी गई हैं, उससे पूरा पहाड़ आज क्षतिग्रस्त हो गया है। और जब भी बादल फटने की घटना होती है, हेवी बारिश की घटना होती है, तो केदारनाथ जैसी परिघटना सामने आती है कि किस तरह से पूरा पहाड़ बहता हुआ नज़र आता है, बिल्डिंगें ढहती हुई नज़र आती है। तो पर्यावरण का यह संकट अब केवल किताबी विषय नहीं, और भाकपा माले ने इस पर भी संघर्ष करने का, जो आदिवासी समूह, जो बुद्धिजीवी, जो कार्यकर्ता इस सवाल पर लड़ रहे हैं, खुद भी भाकपा माले ने लड़ने का योजना बनाया है और साथ साथ इन समूहों के साथ मिलकर के मोर्चा बनाने का भी हमने स्टेप उठाया। तो ये 2 दस्तावेज हमने इस क्लास में पढ़े। तीसरा जो बड़ा कदम था, जो पॉलिटिकल था, कि भाकपा माले के महाधिवेशन ने एक शुरुआत की थी एक गोष्ठी की कि भारत में फासिज्म जो है उससे मुक्ति का रास्ता क्या होगा, भाजपा को शिकस्त देने का रास्ता क्या होगा। और हमने विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया था, जिसमें कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये सारे लोग आए थे फरवरी के उस मंच पर। और वहाँ से एक विपक्षी एकता की शुरुआत हुई, जो आज बिहार में विपक्षी दलों की बैठक से शुरू करके और बेंगलोर में इंडिया तक गया। तो उससे एक संभावना बनी है कि देश में भाजपा को हटा करके, हरा करके देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। अम्बेडकर ने जो संविधान रचा उसकी रक्षा करनी है
क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने नए पार्लियामेंट भवन के उद्घाटन के जरिए जो देश को संदेश देने की कोशिश की है, एक तो खास तौर से तमिल ब्राह्मणों को ला करके जिस प्रकार साष्टांग हुए हमारे प्रधानमंत्री, ये और राजदंड को जिस तरह से स्थापित करने की कोशिश की गई अशोक स्तंभ के जगह पर, तो ये संदेश देने की कोशिश की गई कि हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, हम राजशाही की तरफ बढ़ने वाले हैं। हमारे विधायकों ने साफ तौर से कहा, असेंबली के सामने प्रदर्शन किया कि हमारा देश संविधान से चलेगा, न कि राजदंड से चलेगा। यह सेक्युलर स्टेट है, न कि हिंदू राष्ट्र है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो संविधान को चौपट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंडिया के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके एक एकीकृत हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो फेडरलिज्म को चौपट कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया के तहत जो इंडिया बना, आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में 24 में भाजपा को शिकस्त देना होगा और भारत को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, यहाँ के लोकतंत्र के बचाने के लिए देश की जनता को संगठित होना होगा। अभी लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं, औरंगाबाद जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, काराकाट और औरंगाबाद। इन सीटों पर भी भाकपा माले की मजबूत दावेदारी है, मजबूत उपस्थिति है। तो हम महागठबंधन के भीतर जरूर, हम उसके भीतर रहते हुए ही चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए हम काम करेंगे। देश की जो राजनीति दक्षिण पंथ की तरफ घूम गई है, जो लगातार महंगाई, बेरोजगारी बढ़ा करके भाजपा सरकार आम आदमी को तंग करना चाहती है, तो निश्चित रूप से राजनीति में वामपंथी झुकाव पैदा करने के लिए हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन इन दोनों सीटों पर भाकपा माले अपनी दावेदारी, खासतौर से काराकाट सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेगी कि गठबंधन में ये सीट भाकपा माले को मिलनी चाहिए, जिससे कि हम इस पर भाजपा को शिकस्त दे सकें। हमने विगत वर्षों में भी इन सीटों पर चुनाव लड़ा है। पिछली बार भी हम 4 सीट पर लड़े थे, आरा, जहानाबाद, काराकाट, सिवान पर हमने संघर्ष किया था। तो हम तो चाहेंगे कि महागठबंधन में ये 4 सीटें भाकपा माले को मिले और मिल करके हम देश भर में अभियान को सशक्त बनाएं। अभी हमने कुछ कार्यक्रम निश्चित किए हैं आने वाले दिनों में। 27 अगस्त को भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव, जो इंडिया के भी अब बड़े नेता हो गए हैं, जो बेंगलोर की मीटिंग में भी थे, तो दीपंकर भट्टाचार्य भी उसमें आ रहे हैं। 27 तारीख को काराकाट लोकसभा स्तरीय एक कार्यकर्ता सम्मेलन हमने रखा है, भाजपा हराओ लोकतंत्र बचाओ कार्यकर्ता सम्मेलन, महिला कॉलेज दाऊदनगर में होने जा रहा है। तो एक ये कार्यक्रम है और दूसरा, गरीबों के सवाल को 24 में हम एजेंडा बना सकें, उस पर तमाम पार्टियां बोलें और उसी पर राजनीति हो। खाद्य सुरक्षा का प्रश्न हो, गरीबों के वास आवास का प्रश्न हो, उनके रहने का प्रश्न हो, उनके रोजगार का प्रश्न हो, महंगाई कम करके उनको एक बेहतर जीवन देने का प्रश्न हो, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके बच्चों के लिए गारंटी हो। इन तमाम सवालों को सेंटर बनाने के लिए हमने 10 सितंबर को ग्रामीण गरीबों और खेत मजदूरों का एक महासम्मेलन ओबरा में औरंगाबाद जिला स्तरीय सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया है। तो ये कार्यक्रम हमने तय किए हैं। आने वाले दिनों में इस पर एक बड़ा अभियान जिले भर में पार्टी चलाने जा रही है, जिसमें जिला कमेटी ने और भी तय किया है। चूँकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र दोनों तरफ 3 विधानसभा क्षेत्र काराकाट के रोहतास जिले में है और 3 विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद जिले में। तो हमने एक संयुक्त बैठक भी लोकसभा स्तरीय 5 अगस्त को, यही मतलब आज 3 है, परसों बुलाई है, नासरीगंज में मीटिंग हो रही है, जिसमें पूरी रणनीति बनाई जाएगी, बूथ स्तर तक हम कैसे तैयारी करें और इस इलाके की जो प्रमुख समस्याएं हैं, खास तौर से जो 2 बड़े सवाल हैं। एक सवाल है कि इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण किया जाए, जिससे औरंगाबाद में जो 2 कैनाल है, अब तक ये इलाका सिंचित रहा है, लेकिन अब पानी का संकट हो रहा है। बाणसागर समझौते के तहत सोन नदी में पानी नहीं मिलता, हमारे पास कोई डैम है नहीं,
इसलिए हम उसको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। तो इस पर एक लड़ाई हमारी पार्टी की अखिल भारतीय किसान महासभा, जिसके हम राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसने भी लगातार इस पर अभियान चलाया है कि इंद्रपुरी जलाशय का सरकार शीघ्र निर्माण करे, क्योंकि अब जो दोनों थर्मल हैं नबीनगर के, दोनों थर्मल पावर को भी उसी सोन नदी से पानी चाहिए। तो पानी देने में हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पानी का इंतजाम तो हो, और इसलिए इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण एक ज़रूरी सवाल है। और दूसरा एक बड़ा सवाल है जिसको बिहार असेंबली से पारित करके लोकसभा में भेजा गया था, और हमारा ही वो प्रस्ताव था, वो था बारून से बिहटा रेलवे लाइन का निर्माण। तो इसी तरह से और बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर भाकपा माले संघर्ष चलाती रहेगी, और अगर उसे निश्चित रूप से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का भाकपा माले को मौका मिलता है तो गरीबों के सवाल को, किसानों के सवाल को, महिलाओं के सवाल को, नौजवानों के सवाल को, अल्पसंख्यकों के सवाल को और आम जनता के सवाल को लेकर के वो और मजबूती से इन संघर्षों को ऊंचे सदन में भी उठाएगी और सड़क पर भी आंदोलन को तेज करेगी। यही कुछ बातें हैं जो आपसे हमें शेयर करना था। हम एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाजपा तत्काल देश में ये सांप्रदायिक हिंसा की राजनीति बंद करेगी। ये हर सवाल के जवाब पर उसने जो ढूंढ लिया है कि अगर गरीबी है, महंगाई है, भूखमरी है तो दंगा करा दो, महिलाओं को नंगा घुमा दो, एजेंडा चेंज हो जाएगा। एक एजेंडा को बदलने के लिए अगर मणिपुर पर ध्यान गया है तो हरियाणा में दंगा करा दे। ये पॉलिटिक्स बीजेपी तत्काल बंद करे, इससे देश तबाह और बर्बाद हो रहा है। इस पर वो अविलंब रोक लगाए। कड़ाई के साथ ही हम कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर अविलंब रोक लगाए और प्रधानमंत्री बोले इन सवालों पर। ऐसे नहीं चलेगा देश।